नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। भारत ने पाकिस्तान पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। आज का दिन दिल्ली में बहुत ही गहन और अहम मीटिंग्स का रहा। एनडीटीवी को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बैठकों के बाद साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर जवाबी कार्रवाई तो पक्का होने वाली है। बस उसका तरीका कैसा होगा, किस ठिकाने पर कार्रवाई होगी और किस समय पर यह कार्रवाई होगी, ये सब तय करने का पूरा अधिकार भारत की सेना को प्रधानमंत्री की तरफ से, उनकी कैबिनेट की तरफ से दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करना हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण आस्था और विश्वास भी व्यक्त किया। इस बैठक के दौरान ये तस्वीरें उसी अहम बैठक की हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर यह बेहद अहम बैठक हुई है। इसमें बीते एक हफ्ते के कामकाज का लेखा जोखा लिया गया। पिछले मंगलवार को 22 तारीख को ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 सैलानियों को आतंकियों ने अपनी गोलियों से मार गिराया था। और आपको बता दें, उस शहादत के बाद लगातार बीते 7 दिनों से बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है। सरकार ने कई सारे कार्यक्रमों की घोषणा भी की है, जिसमें पाकिस्तान पर जिस सिंधु जल समझौते को रोकने की बात है, वीज़ाओं को कैंसिल करने की बात है, तमाम मेडिकल वीज़ाओं पे जो लोग आए उनको वापस लौटाने की बात है। ये तमाम कदम तो सरकार उठा चुकी है, लेकिन अब बड़ी किसी सैन्य कार्रवाई को लेकर क्या तैयारी चल रही है, पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, उसी का रिव्यू इस मीटिंग में लिया गया। 7 लोक कल्याण मार्ग, क्योंकि प्रधानमंत्री का आवास है, वहाँ पर यह बैठक हुई। खुद पीएम ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद थे और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो मौजूद रहे। इन तस्वीरों में आप सभी चेहरों को देख सकते हैं बहुत ही स्पष्टता से। सरकार की तरफ से इस पिक्चर को रिलीज किया गया है। इनमें से आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कुछ दिनों पहले ही 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर का मुआयना करके लौटे हैं। यहाँ तक कि वो पहलगाम के उस जगह भी गए, बैसरन घाटी में, जहाँ पर यह आतंकी वारदात हुई थी। करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली में आज ये बैठक चली, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर मंत्रणा हुई होगी। आपको याद दिला दें कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी ही बड़ी बैठक अपने निवास पर की थी। उसमें भी एनएसए मौजूद थे और आर्मी चीफ मौजूद थे और सीडीएस मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने आज उसी बैठक के बाद अगली बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ इशारा किया, उससे साफ है कि इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सैनिक और कूटनीतिक एक्शन की रणनीति पर चर्चा हुई। ये बैठक इस बात की तस्दीक भी करती है कि भारत का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वह अब भी कायम है, बल्कि इस पर अब और मजबूती से सरकार पहल कर रही है ताकि आतंकियों को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। उनके कैंपों को, जो कि सीमा के उस पार हैं, उनको नेस्तनाबूद कर सके। हमारे साथ पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर जो आज 7 दिन हो गए हैं, सुरक्षा बलों ने कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन को चला के रखा है और ऐसे लोगों से पूछताछ भी की जा रही है जिनसे 22 अप्रैल को आतंकी घटना को लेकर जांच में कुछ मदद मिल सकती हो। एनडीटीवी की टीम आपको लगातार कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती रही है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आज जो बड़ी बैठक हुई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बड़ी बैठक, अहम बैठक, प्रधानमंत्री ने खुद रिव्यू किया, क्या निकलकर सामने आया, क्या होने वाला है? बिल्कुल यही होने वाला है जिसका मुझे लगता है कि देश भर को इंतज़ार है कि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसका भारत किस तरह से जवाब देता है। क्योंकि जो आज की बैठक हुई है उसके बाद सूत्रों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन से हों, इसका समय क्या हो, इस प्रकार के सारे ऑपरेशनल निर्णय जो लेने हैं इसको सैन्य बलों को खुली छूट दे दी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है इस बैठक के बाद, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी 2 मौक़ों पर सुमित कहा है। पहली बार तो जब बिहार के मधुबनी में वो थे, तब सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को और जो हमला जिन्होंने किया है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी सज़ा दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेज़ी में भी अपनी बात कही थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी संदेश दिया जा सके कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उसके बाद मन की बात में भी उन्होंने यही बात कही और आज तीसरी बार सेना प्रमुख
जो हैं तीनों अंगों के, उनके साथ जो CDS उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में एक बार फिर से ये बात कही और सैन्य बलों को ये कह दिया गया कि वो चूज़ करें कि उन्हें किस तरह से जवाब देना है। ये दरअसल मोदी सरकार आने के बाद से एक बड़ा परिवर्तन डॉक्ट्रिन में हुआ और वो ये है कि अब जो सेना ज़मीन पर रहती है वो अपने हिसाब से फैसले कर सकती है। गलवान में भी हमने देखा कि चीन के साथ जब संघर्ष हुआ तब सेना को यही छूट दी गई थी और इसके बाद उड़ी में भी हमने देखा, हमने पुलवामा के बाद भी देखा और अब पहलगाम के बाद भी देखा जाएगा कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होगी। क्या स्वरूप होगा, क्या समय होगा, किस फॉर्मेट में होगी, ये सारे फैसले सेना को करना है। इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया गया है। कल जी वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। वहाँ के रेल मंत्री हों, वहाँ के रक्षा मंत्री हों, वहाँ के गृह मंत्री हों, वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं कि हम पलटकर हमला करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कभी भी भारत पर हमला कर सकते हैं। बहुत ही, जिसको मैं कहूँ तो लूज टॉक एक तरीके से पाकिस्तान से सुनाई दे रही है वहाँ के हुक्मरानों के द्वारा। इसका भी कूटनीतिक तौर पर क्या कोई जवाब देने की तैयारी है? क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही संभला हुआ, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही कंट्रोल्ड है अभी तक। बिल्कुल, और इसीलिए जो कल बैठक होगी CDS की, उसमें तमाम विकल्पों के ऊपर चर्चा की जाएगी, हरी झंडी दी जाएगी और उसके बाद महत्वपूर्ण बैठक होगी CCPA की। दरअसल 3 मोर्चों पर काम हो रहा है। जो आपने बात कही पाकिस्तान की ओर से जो बयान आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर आइसोलेट करना, इस पर कूटनीतिक स्तर पर पहल की जा रही है। आपने देखा कि सारे देशों के जो राजनयिक उनको बुला करके ब्रीफ किया गया इस हमले के बारे में। तो पब्लिक जो इंटरनेशनल ओपिनियन है उसको मोबिलाइज भारत ने अपने लिए किया। डोमेस्टिक लेवल पर पॉलिटिकल कंसेंसस बनाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों ने समर्थन दिया। देश में जो माहौल बन रहा है, देश में जनता जो चाहती है, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। तो ये तीनों ही मोर्चों पर काम हो रहा है और जल्दी इस बारे में आप देखेंगे कि क्या सरकार ने किया है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं सुमित, जो बात न्यूक्लियर आर्सेनल की बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, बस एक छोटी सी बात उसको लेकर के बहुत स्पष्ट बात है कि न्यूक्लियर पावर अगर पाकिस्तान है तो न्यूक्लियर पावर इंडिया भी है और न्यूक्लियर पावर को लेकर इस तरह से लूज टॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर बम होने के बावजूद पाकिस्तान के पास उसको डिटेरेंट के तौर पर वो काम नहीं किया। वो चाहे उड़ी के बाद हो, चाहे पुलवामा के बाद हो, भारतीय सेना को जो कार्रवाई करनी थी वो उसने की। जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, पाकिस्तान की तरफ से तो ठीक है, लेकिन अपनी जो जांच एजेंसी NIA पहुँच गई है पहलगाम में, लगातार जांच कर रही है और ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं पहलगाम से। अपने तमाम साथी जो रिपोर्टर्स पहुँचे हुए बता रहे हैं कि जो शेल्स मिले हैं, जो गोलियाँ चली, वो पाकिस्तान मार्का हैं। एक मोबाइल फ़ोन मिला जिसका जो हुवाई का है, जो कि चाइना से ऑपरेट होता है, इंडिया में तो बैन है। क्या ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान, चीन मिलकर इस बड़ी साजिश के पीछे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये तो सबूत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि चीन का नाम यहाँ कहीं नहीं आया है, इस तरह से नहीं लिया गया, लेकिन चीन जो है वो पाकिस्तान के हर कदम का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है, तो इसीलिए चीन की मंशा पर सवाल उठता है। लेकिन चीन का जिक्र कहीं नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान का नाम ज़रूर है और पाकिस्तान को लेकर तो स्थिति स्पष्ट भी है। जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ दिनों पहले बयान दिया और जिस आधार पर बयान दिया, जो बातें उन्होंने कही इस हमले के दौरान, करीब करीब वही बातें देखने को मिली। तो इससे बिल्कुल सीधे तार जुड़ते दिखते हैं और जिन सबूतों का आपने जिक्र किया है, NIA उनको इकट्ठा कर रही है। आई विटनेसेस के अकाउंट्स भी इकट्ठे किए गए हैं और जाहिर सी बात है कि डोजियर बनाया गया है और जो डिप्लोमेट्स को बुलाया गया, जब उनको ब्रीफिंग की गई तो उसमें वो सारे सबूत सामने रखे गए। एक अपडेट मैं आपको और दे दूं सुमित, ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। मेरे पीछे जो आप 7 लोक कल्याण मार्ग देख रहे हैं, PM आवास, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत करीब 1-1.5 घंटे से, पिछले 1-1.5 घंटे से PM नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना कर सकते कि हो रही होगी, जिसमें कि पहलगाम के घटनाक्रम तो है ही, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे जो BJP और RSS से जुड़े हुए हैं, संभावना है कि उन पर भी चर्चा हो रही होगी। ओके, BJP के अंदरूनी मामले भी हैं और इस वक्त देश पे जो बड़ा संकट एक तरीके से पहलगाम हमले के बाद आया है, उसको रिस्पॉन्स कैसे देना, ये शायद मेरे को यहाँ तक याद आता है अखिलेश जी, ये पहली मुलाकात है जब खुद RSS प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत 7 लोक कल्याण मार्ग पहुँचो इतने वर्षों में। मुझे तो याद नहीं पड़ता, हो सकता है कि आई एम फैक्चुअली रॉन्ग, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता है। बड़ी घटनाक्रम इस वक्त वहाँ पर चल रही है जिसमें मोहन भागवत मौजूद हैं और अमित शाह भी मौजूद है गृह मंत्री के तौर पर। आगे बढ़ते मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं, जो कि हम सबसे बेहतर कूटनीतिक और रणनीतिक मामलों को समझते हैं, जानते हैं।
धन्यवाद सर। और पहली चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल डिफेंस मिनिस्टर लेते हैं तीनों चीफ्स के साथ, जिसमें सीडीएस भी होते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर खुद रिव्यू करते हैं। एक हफ्ता आज हो गया, 22 तारीख को हमला हुआ, आज हम 29 तारीख को हैं। इसी मंगलवार को अमंगल काम पहलगाम में हुआ था। मैं जानना चाहूँगा, इनफैक्ट पूरा हिंदुस्तान आपसे जानना चाहेगा, जब प्रधानमंत्री इतने बड़े डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर रहा होगा इस क्रिटिकल मौके पे, तो क्या बात हुई होगी? देखिए, प्रधानमंत्री को हमें इस भाषण को इस मीटिंग को देखना चाहिए जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपना पहला भाषण दिया था जब वो बिहार में गए थे। उन्होंने उस समय कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने इसको किया है उसको हम मट्टी में मिला देंगे। और उन्होंने यही चीज़ इंग्लिश में भी कही थी, वो सब ने सुनी है, पूरे विश्व ने सुनी है। तो द प्राइम मिनिस्टर जो कहा था कि जिस व्यक्ति ने, जहाँ से ये हुआ, न केवल जो टेररिस्ट जिन्होंने किया है, बल्कि उनको कराने वालों तक ये पहुँचेंगे और उनको नष्ट करना है। अब इस समय जो बातें हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर की पहली बैठक हुई आज से 4-5 दिन पहले, उसमें सर्विस चीफ्स को सारी मिनिस्ट्रीज़ को आदेश मिल गए। फॉरेन मिनिस्ट्री को आदेश मिल गया, डिफेंस मिनिस्ट्री को आदेश मिल गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री को आदेश मिल गया, सब डिपार्टमेंट जो कि भारत सरकार के हैं, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को मिल। तो पिछले 4-5 दिनों में आपने देखा होगा कि हर एक मिनिस्ट्री, हर एक अहदेदार, यानी सर्विस चीफ्स वगैरह हो या CDS हो या फॉरेन मिनिस्ट्री हो, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब वो कार्य अपना कर चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। इस बीच में आपको मालूम है कि हमारे आर्मी चीफ कश्मीर भी होकर आए हैं। उन्होंने फील्ड कमांडर से भी बात की है, उन्होंने बाकी फील्ड कमांडर जो कि कश्मीर के बाहर हैं उनसे भी बातचीत की है, और कुछ तरह के प्लान, कुछ आउटलाइन प्लान बन चुका है। तो वो प्लान जब आज मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने सुनाया होगा। ये पहले आपने खुद ही बताया कि कल रक्षा मंत्री से मीटिंग हुई थी, रक्षा मंत्री ने भी ये कुछ प्लान सुना होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई होंगी या नहीं हुई होंगी। उसके बाद वही प्लान आज रक्षा मंत्री के सामने, NSA के सामने प्रधानमंत्री को प्रेजेंट किया गया होगा। उसमें प्रधानमंत्री ने जो कुछ बोला होगा वो सर्विस चीफ ने सुना होगा। उसमें शायद तब्दीली करनी है, कुछ बढ़ोतरी करनी है, कुछ घटाव करना है, वो सब बातें हुई होंगी। और कल CCS की मीटिंग है, तो CCS मीटिंग से पहले मुझे उम्मीद है कि शायद सर्विस चीफ से एक दफ़ा फिर बात होगी या CCS में ही होगी, और वहाँ जो फाइनल बात होगी वो CCS अप्रूव करेगी, उसके मुताबिक सर्विस चीफ काम करेंगे। अब बात यह रहती है, जो आपका सवाल खास है कि क्या एक्शन होगा। जी, मैं एक चीज़ स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहूँगा। 2 बार पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने हमला किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, एक बार एयर स्ट्राइक की, और इसी मोदी सरकार की रिजीम में सब कुछ हुआ। इस बार दुश्मन भी चौकन्ना है। उस दुश्मन को बताया कि भारत अपनी सीमाओं को पार करके हम पे हमला कर सकता है। खबरें आई पाकिस्तान से कि वो आतंकियों को कैंपों से निकाल कर ले जा रहा है सुरक्षित बंकरों में। मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसे में क्या बड़ा हमला हो सकता है? केवल टेररिस्ट कैंप तक जाएंगे इस बार, या आगे रावलपिंडी भी पहुंचा जा सकता है? देखिए, हमें प्रधानमंत्री का जो भाषण है उसका एक एक लफ्ज़ बड़े ध्यान से समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि न केवल टेररिस्ट, जो उनके बैकर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट कौन करता है? LET, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर। उसको कौन सपोर्ट करता है? जो उनकी ISI का हेडक्वार्टर है। उसको कौन सपोर्ट करता है और उसकी कौन डायरेक्शन देता है? आर्मी चीफ। तो ये क्लियर हो गया कि आर्मी चीफ से लेके ISI हेडक्वार्टर से लेके LET, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर से लेके टेररिस्ट कैंप्स जहाँ बना दिए वहाँ से लेके, और लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो उनके इंटरनल भारत के अंदर सपोर्टर्स हैं वहाँ तक, दीज आर दी स्पेसिफिक टारगेट्स। इनको न्यूट्रलाइज करना है। बालाकोट जो है, इस बार बालाकोट से फ़र्क होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय टास्क डिफरेंट है। टास्क ये है कि जितना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घूम रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। देखिए, सबसे पहले तो आर्म फोर्सेस तो हैं ही हैं, उसके बाद आपने इंडस वाटर ट्रीटी देख ली, उसके बाद आपने देख लिया नेवी की भी ब्लॉकेड हो गई है, उसके बाद आपने देख लिया कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन कैसे चल रहे हैं, पख्तूनख्वा में कैसे चल रहे हैं, ये बलूचिस्तान में कैसे चल रहे हैं। तो इसमें हमारा कुछ कोवर्ट ऑपरेशन भी होगा। कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए इस समय माहौल बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान तो खुद कहता है कि हमारे 90,000 लोग मारे गए टेररिज्म में। आपने खुद कल देखा न्यूज़ चैनल्स में कि कोई 54 नंबर के कोई टेररिस्ट एक तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस के आ गए हैं। सो द इंटरनल एटमॉस्फेयर इन पाकिस्तान इज़ सो डिफरेंट। और आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं किस चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डायरेक्ट अप्रोच है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, एक मल्टीपल डायरेक्शनल अप्रोच है। मैं समझता हूँ कि इस समय जो
प्लान सामने CCS के दिया जाएगा वो होगा मल्टी डायरेक्शनल प्लान। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने की ये है कि ये देखना है कि दुश्मन की वीकनेस कहाँ है। अगर हमें दुश्मन की वीकनेस मालूम चल जाएगी तो उसके वीक पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज करने में आसानी होती है। आप बॉक्सिंग मैच देख लीजिए, हम देखते हैं कि एक दूसरे बॉक्सर का वीक पॉइंट कहाँ है, उस वीक पॉइंट को अटैक करेंगे तो आप जीतेंगे। इस समय पिछले 4-5 दिनों में पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, आर्म फोर्सेस ने मिलकर कहीं ना कहीं उनके वीक पॉइंट्स देख लिए। क्या उनकी एमिनेशन शॉर्टेज है, क्या उनके आर्मी के नफरी कम है जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में लगी हुई है, क्या उनके स्पेयर पार्ट्स और एमिनेशन की स्टेट क्या है, क्या उनकी मोबिलाइजेशन की स्टेट क्या है, ये सब चीज़ों को फैक्टर कर लिया होगा। तो उनके वीक पॉइंट्स पता है इस समय, उनके वीक पॉइंट। और दूसरी बात बताता हूँ आपको मैं, इस किस्म के कार्यक्रम जब होता है तो एक हम इसको वॉर गेमिंग करते हैं। वॉर गेमिंग का मतलब है कि कोई ना कोई एक स्मॉल सिंडिकेट बनाया जाता है जो कि एनिमी के बारे में, जो एनिमी की तरफ से सोचता है, यानी दे आर रिप्रेजेंटिंग द एनिमी। उसमें भी काफ़ी नॉलेजेबल लोगों को बिठाया जाता है, उनको टास्क दिया जाता है कि दुश्मन इसमें क्या करेगी। उनको पता है कि हम आने वाले हैं, तो दुश्मन के क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, किस सेक्टर में क्या रिएक्शन हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ कितने दिन तक वह लड़ने की रह गई है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। इसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी आते हैं, इसमें डमी ऑपरेशन भी आते हैं, इसमें कई एक चीज़ें आती हैं। तो वो सब चीज़ें प्रधानमंत्री को आज समझा दी गई होंगी काफ़ी हद तक, और CCS में उसको संक्षिप्त में पूरा बता देंगे कल, और CCS उसको जिस तरह से मॉडिफाई करेगा, जिस तरह से फाइनली ओके करेगा, उस तरह से एक्शन होगा। लेकिन ये भी मानना ज़रूरी है कि ये ऑपरेशन की समाप्ति कहाँ होगी। दिस ऑपरेशन मस्ट एंड समवेयर। सो व्हाट इज़ द एंड गेम? एंड गेम है कि टेररिज्म को ख़त्म करना, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको नष्ट करना, जो इनके हेडक्वार्टर हैं उनको नष्ट करना। सो वो सब चीज़ें देखकर हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल जनरल प्रसाद, आपने इतने डिटेल में सब कुछ समझा दिया। इसको अगर मैं जिस्ट में रखूं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी इस क्रिटिकल सिचुएशन में, भारत ने उन तमाम नियमों को फॉलो किया, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, डिप्लोमेसी के लेवल पर भी और आर्मी के लेवल पर भी। हर तरीके से प्लानिंग करके चल रहा है, सरकार साथ एक साथ चल रही है, और ये सबसे बड़ी ताकत है। और जैसा कि जनरल शेखर प्रसाद बोल रहे हैं कि इस बार मल्टी प्रोंग भी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि मेरा अपना मानना यह है कि हमको सरकार पर और सेना पर छोड़ देना चाहिए। इनपुट्स उनके पास हैं कि क्या और कब और किस अंदाज में पाकिस्तान से बदला लेना है। ये इस पर अटकलें ना लगाएं हम तो बेहतर होगा, लेकिन हम ये सरकार के साथ खड़े हों और ये मान के चलें कि अब जो होगा वो उतना कड़ा होगा, उतना बड़ा होगा कि अब दोबारा पाकिस्तान इस तरफ शायद देखने भी ना पाए। लेकिन इंतज़ार करना चाहिए सरकार की अगले कदम का कि वो क्या करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को आज 7 दिन हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रखा है और ऐसे लोगों से पूछताछ भी की जा रही है जिनसे 22 अप्रैल की आतंकी घटना को लेकर जांच में कुछ मदद मिल सकती है। NDTV की टीम आपको लगातार कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेगर ने ऐसे एक सर्च ऑपरेशन की आज हमको ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है सिर्फ आपके लिए। देखिए जरा। दरअसल जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं। जो SOG ग्रुप के जवान हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा नीचे लेट जाइए। मंगलवार का दिन सुबह 11 बजे का वक्त, जगह कुपवाड़ा। सुरक्षा बलों को पहलगाम के गुनहगारों को लेकर एक बड़ी जानकारी मिली और इसी के साथ क्रालपुरा पुलिस स्टेशन से एक टीम निकल पड़ी आतंकियों की तलाश में। क्रालपुरा पुलिस थाने से हम जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG के साथ एक लाइव ऑपरेशन के लिए निकल रहे हैं। दरअसल ये जानकारी मिली है कि आगे जंगल में कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं, उनकी तलाश के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए, कॉम्बिंग के लिए हम जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG के साथ जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे साथ में जो SOG की टीम चल रही थी उसके साथ में SOG की एक और टीम आ गई है। आप देखें कि सामने बख्तरबंद गाड़ी है और बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर जो SOG के कमांडोज हैं वो बैठे हुए हैं। ये ऐसी गाड़ी है जिसमें कहीं से कोई फायरिंग करे, कोई ब्लास्ट हो, इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जब तक हम जंगल में दाखिल हो जाएं,
आपको बता दें, इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडोज शामिल हैं। जिनका एक ही मकसद है, जल्द से जल्द आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचा जाए या फिर उनसे जुड़ी कोई बड़ी जानकारी हासिल की जाए। इस बीच सुरक्षा बलों का दस्ता घने जंगलों में पहुंच गया। संवेदनशील मौका होने की वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडीटीवी के संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रखा है। हम जंगल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर जो एसओजी ग्रुप के जवान हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और ये जानकारी है कि आगे की तरफ कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं और उनकी तलाश के लिए देखिए तमाम जो एसओजी के जवान हैं वो लगातार उन्होंने पोजीशन ले ली है और आगे की तरफ जो है वो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन है वो चला रही है और चूँकि ख़ास तौर से जो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन ज़्यादा चलाए जा रहे हैं क्योंकि जानकारी ये मिली है कि पहलगाम हमले के बाद जो आतंकी हैं वो जंगल की ओर भागे हैं। सुरक्षा के लिहाज से हमने ये पीपी जैकेट और ये हेलमेट पहना हुआ है और हमसे कहा गया है कि आप टीम के पीछे रहें, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर हम चल रहे हैं और इस तरह से चारों तरफ से जो एसओजी के जवान हैं, देखिए आगे जंगल है और जंगल बेहद घना है, कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है। आतंकियों के खिलाफ जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो कुपवाड़ा के अलावा कुलगाम, पुलवामा, सोपोर, अनंतनाग और अवंतीपोरा जैसे इलाकों में भी जारी है। इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन के अलावा सबूत जुटाने के लिए पूछताछ भी चल रही है। जो आतंकवादी हैं वो ऐसे ही इलाकों में छुपते हैं, कैविटी बनाते हैं और फिर उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको यहाँ पर रसद और जो बाकी सामान है वो भेजते हैं। और इन आतंकवादियों के पीछे जो लश्कर का मॉड्यूल है, जो लश्कर के टेररिस्ट जो ख़ास तौर से पाकिस्तानी हैं वो इनके साथ में रहते हैं। ये भी जानकारी मिली है कि जो लश्कर के हैंडलर हैं वो इनसे ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए लगातार टच में रहते हैं या फिर इनक्रिप्टेड ऐप से बात करते हैं। तो ऐसे आतंकवादियों को पकड़ना काफ़ी मुश्किल इसलिए होता है कि घने जंगलों में रहना और कैविटी बनाकर रहना और उसके बाद इनकी तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसे हाइडआउट्स का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो ऐसे हाइडआउट्स का पता लगाने के लिए और आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। जब बर्फ़ ऊपर हाइट्स पे ज़्यादा पड़ती है तो ये टेररिस्ट नीचे आते हैं और नीचे आकर कैविटी बनाते हैं। तो हाइट लगातार जो देखिए आप ऊपर ज़्यादा है और ये जो टीम है एसओजी की ये हाइट की तरफ जा रही है और लगातार जो जंगल हैं वहाँ पर छानबीन की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को धैर्य दिखाना पड़ता है और इससे भी कहीं ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान एक समय ऐसा आया जब हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर को सावधान किया गया। जो हमला हुआ पहलगाम में उसमें किस तरह से टेररिस्ट 7 किलोमीटर की हाइट पर ऊपर गए और ऊपर जाकर उन्होंने जो बैसरन घाटी है वहाँ पर वहाँ पर जाकर उन्होंने हमला किया। आप देखें कि अब ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा नीचे लेट जाइए। तो देखिए यहाँ पर जो कमांडोज हैं वो थोड़ा और ऊपर आए हैं और यहाँ पर लगातार जो सस्पेक्ट हो सकते हैं उनकी तलाशी के लिए यहाँ पर अभियान जारी है। बहुत ही घना जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं और ऐसे में आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, स्पॉट करना बेहद मुश्किल होता है। ख़ास तौर से जब घने जंगल हों और हाइट ज़्यादा हो तो ऊपर चढ़कर ढूंढना
काफ़ी मुश्किल होता है। अभी तक कोई स्पॉट नहीं किया गया है, तो इस तरह की लगातार जो सूचनाएं हैं वो आती रहती हैं और जो सुरक्षा बल हैं वो ऐसी सूचनाओं को वेरीफाई करने के लिए लाइव ऑपरेशन करते हैं, लाइव जो सर्च ऑपरेशन है, जो कॉम्बैट ऑपरेशन है वो करते हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सुरक्षा बल इस तरह के ऑपरेशंस चला रहे हैं जिससे कि जो आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल हैं उनका सफाया हो पाए। कुपवाड़ा से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। पहलगाम हमले के 7 दिन बाद भी आतंकियों को पकड़ने के लिए जीतोड़ कोशिश का हमारी सुरक्षा कर्मी, हमारी सेना कर रही है और हमारे रिपोर्टर्स पल पल की जानकारी आपको सब जगह से पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि अब सरकार की तरफ से सेना को बड़ी कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है। कल की बैठकों पर अब सबकी नजर है, लेकिन इस बीच चाहे वो पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा हो या फिर राजस्थान से सटी सीमा हो या फिर इधर पाकिस्तान से गलबैया मिलाने वाले बांग्लादेश से सटी सीमा हो, हर जगह सेना और सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। इतना ही नहीं, समंदर से आसमान तक दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए अब भारतीयों ने पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने जो घाव पहलगाम में दिया, उसके जवाब की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीमाओं पर ऐसी तैयारी की जा चुकी है कि कोई भी दुश्मन अपनी सीमा से बाहर ना निकल सके। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। राजस्थान से लगी सीमा पर पूरी तैयारी की जा चुकी है, तो वहीं पूरब में बांग्लादेश को भी नियंत्रण में रखने के लिए सरहद पर चौकसी बढ़ाई जा चुकी है। ये चौकसी एक तरफ इसलिए है कि सरहद पर दुश्मन अपनी हद में रहे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को यह बताने के लिए भी है कि हिंदुस्तान के गुस्से का पारा अब चरम पर पहुंच गया है और इसीलिए हिंदुस्तान किसी भी तैयारी में पीछे नहीं रहना चाहता है। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सीमा और नियंत्रण रेखा पर तैनात हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहलगाम हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण बैठकें की थी। सेना प्रमुख ने सेना की अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। उस नियंत्रण रेखा पर एनडीटीवी सबसे पहले पहुंचा। एनडीटीवी इंडिया पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल बारामुल्ला सेक्टर में। एलओसी मेरे पीछे कुछ ही किलोमीटर्स आगे है और इस इलाके में आर्मी का कहना है कि बहुत बड़े सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। 5 रात तक सीज फायर के उल्लंघन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हुए हैं और वो एक एस्केलेशन ट्रैक पे चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल बारामुल्ला सेक्टर एक ऐसा इलाका है, फॉरवर्ड एरिया, जहां पे ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इंडियन आर्मी रिस्पॉन्ड कर रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान भी डे बाय डे उनका जो इंटेंसिटी है फायरिंग का, स्पेशली यहाँ पर एलओसी बारामुल्ला में, वो फायरिंग का इंटेंसिटी जारी रख रहे हैं और इंक्रीज भी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं फायरिंग इंटेंसिटी। अब की बार ऐसी तैयारी है कि चाहे दुश्मन पाताल में रहे या आसमान में रहे, उसे यमराज भी बचा नहीं सकते। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के मकसद से भारत ने पहलगाम कांड के 2 दिन बाद ही नौसेना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए एक महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण किया। ये मिसाइल परीक्षण नौसेना ने
अपने डिस्ट्रॉयर शिप INS सूरत से अरब सागर में किया। नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी थी। वहीं INS विक्रांत को भी भारत ने तैनात कर दिया है। इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान को करारा जवाब देना हो तो INS विक्रांत वैसी ही भूमिका निभा सकता है जैसी 1971 के युद्ध में निभाई थी। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे S-400 हो या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हो या हैंड हेल्ड मिसाइल्स हो, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल डिफेंस हमारी बहुत पुख्ता है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी है, यानी कि अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करें, पाकिस्तान जो न्यूक्लियर धमकी हमको आए दिन देता है, तो उसके जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतनी आसानी से भारत के सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएंगे। LAC पर अगर पूरी तैयारी है तो वैसी ही तैयारी पाकिस्तान के राजस्थान से मिलने वाले बॉर्डर पर भी है। सीमा की सुरक्षा में जुटे BSF के IG ML गर्ग ने बीकानेर में बॉर्डर का जायजा लिया। वहां गर्मी अपने गुस्से का सारा रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश का गुस्सा उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए सीमा पर पूरी तैयारी कर ली गई है। BSF पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है और हमारी सीमाएं सुरक्षित है। अब प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग हमेशा इनके साथ मीटिंग करते हैं। ये हमारे एक नॉर्मल एक्टिविटी, जिससे कि कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई हो तो उसमें सभी लोग उसमें इन्फॉर्म रहे। राजस्थान से लगे पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाके में BSF हाई अलर्ट पर है। 1965 का युद्ध राजस्थान की सीमा पर ही शुरू हुआ था। 60 साल बाद इस सीमा पर इसलिए हलचल तेज है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना जरूरी हो गया है। माहौल थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा टेंस हो गए, क्योंकि जो पहलगाम में जो कांड हुआ है वो बहुत दुखद है। और उसी हिसाब से हमारा देश पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर सभी अलग सा मोड पे आ गया। अभी पाकिस्तान की तरफ हम लोग हर तरफ मतलब अलग सा नज़र रखा हुआ है। लड़ाई की सिचुएशन में जो चीज़ करना चाहिए वो चीज़ हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। चाहे हमारा एडम लॉजिस्टिक लेकर वो कई महीने तक जो स्टोर है वो हम स्टोर करके रखा है। इसके अलावा हमारा जो डेवलपमेंट पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा के रखा है और सामने वाले के ऊपर हमारा पूरा नज़र है। एक तरफ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी इस इलाके में न बचे। इसके लिए सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान भी चलाया गया। बांग्लादेशियों के खिलाफ जहां राजस्थान में अभियान शुरू हुआ है, वहीं त्रिपुरा से सटी बांग्लादेश की सीमा पर भी BSF ने अपनी निगहबानी ज्यादा बढ़ा दी है। बीजेपी का कहना है अगर पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए सिंधु जल समझौता रोका गया तो फिर बांग्लादेश पर भी नकेल कसने के लिए जरूरी है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया जाए। लश्कर तोयबा के जो कुछ लोग अभी जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं, और यदि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है तो दोनों जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर होगा या बांग्लादेश का बॉर्डर होगा, उन दोनों बॉर्डर पर मेरा व्यक्तिगत मानना है जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बढ़े हैं, संथाल प्रणाम में आदिवासियों की संख्या घटी है, दोनों बॉर्डर जो है उसको सुरक्षा देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारा जो पानी है केवल गंगा का ही पानी नहीं है। गंगा का पानी का एग्रीमेंट गलत किया है तत्कालीन कांग्रेस समर्थित सरकार ने 96 में। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। दरअसल अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ त्रिपुरा से होकर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरा इस बात से है कि बांग्लादेश आज पाकिस्तान का हमराह बना हुआ है। कुछ समय पहले ही बांग्लादेश के प्रशासक मोहम्मद यूनुस ने उत्तर पूर्व भारत को चारों तरफ जमीन से घिरा बताकर अपनी नापाक मंशा जताई थी, लेकिन भारत की नजर इस बात पर भी है कि जिस वक्त पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है उस वक्त बांग्लादेश कैसा रुख दिखाता है।
as a chief minister, we can request, but decision will be taken by Government of India after considering entire security aspect. Whether you can take on both Pakistan, Bangladesh at a time, or whether you will take one by one. But I also share the same sentiment of other political leader of the northeastern region who has demanded tough action against Bangladesh. पिछले कुछ महीनों में असम पुलिस ने बांग्लादेश में स्थित संगठन अंसार उल बांग्ला के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जो अल कायदा से हाथ मिलाकर असम और उत्तर पूर्व बंगाल में आतंक के बीज बो रहा था। I completely support the government of India that when the Pahalgam incident, the horrific incident has happened, government of India has reacted. I think the government of India should also react when the same thing happens in East India also, because we are as much Indians, proud Indians, and a life of a person in East India or the behavior of Bangladesh towards India and the behavior of Pakistan should be dealt in the same way. Just because Delhi is closer to Pakistan does not mean that we are less Indians. We love our country. भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर दी है। आगे भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, इसको लेकर पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा है। एलओसी पर शिव अरूर और बीकानेर में नासिर जैदी के साथ रत्नदीप की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो भारत की हर सीमा, चाहे पूरब की हो चाहे पश्चिम की हो, वहां से हम आपको एक एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या तैयारी चल रही है। आपको याद होगा 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में सैलानियों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बीच के 3 साल जो कोविड के थे वो छोड़ दें तो उसके बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में यानी पिछले साल कश्मीर में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। जाहिर है माहौल वहां का बदल चुका है। आम हिंदुस्तानी को कश्मीर में जाने में डर नहीं लग रहा था और उनको वहां पर अपनापन भी मिल रहा था। तो क्या पहलगाम की ये घटना पर्यटन के लिए एक झटका है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये रिपोर्ट देखिए, पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम स्केर्ड क्यों रहेंगे? कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। We should never go back. This is part of India. We should never go back. We should enjoy this place. पाकिस्तान के नापाक इरादों को सैलानियों का पहला जवाब। तो डरने से कुछ भी फायदा नहीं। सो जो होने वाला है वो ही रहता है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को सैलानियों का दूसरा जवाब। हम स्केर्ड क्यों रहेंगे? कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान के नापाक इरादों को सैलानियों का तीसरा जवाब। एक ही मकसद था कि भारतीय लोगों के मन में डर पैदा करें। वो डर दूर करने के लिए हम सभी भारतीय लोगों ने कश्मीर में आना चाहिए। बारामूला के अफरावत पीक की ये तस्वीर आज पाकिस्तान को बहुत चुभ रही होगी, क्योंकि पहलगाम आतंकी अटैक के 7 दिनों के अंदर भारतवासियों के जज्बे ने दहशतगर्दों के मंसूबों को फेल कर दिया। एनडीटीवी इंडिया पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला सेक्टर में। एलओसी मेरे पीछे कुछ ही किलोमीटर्स आगे है और इस इलाके में आर्मी का कहना है कि बहुत बड़े सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। 5 रात तक सीज फायर के उल्लंघन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हुए हैं और वो एक एस्केलेशन ट्रैक पे चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला सेक्टर एक ऐसा इलाका है, फॉरवर्ड एरिया, जहां पे ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इंडियन आर्मी रिस्पॉन्ड कर रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भी डे बाय डे उनका जो इंटेंसिटी है फायरिंग का, स्पेशली यहाँ पर एलओसी बारामूला में, वो फायरिंग का इंटेंसिटी जारी रख रहे हैं और इंक्रीज भी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी तो जवाब दे ही रही है, भारत के लोग भी करारा जवाब दे रहे हैं। यहाँ 14,000 फीट की ऊंचाई पर आए सैलानियों से हमने पूछा कि आपको पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बावजूद यहाँ आने में डर नहीं लगा? हम स्केर्ड क्यों रहेंगे? कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। डरना किसका है? हम सब अपने हैं,
और एक ही मकसद था कि भारतीय लोगों के मन में डर पैदा करे। वो डर दूर करने के लिए हम सभी भारतीय लोगों ने कश्मीर में आना चाहिए। आर्मी का कहना है कि अखनूर जो सबसे दक्षिण पॉइंट है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और नॉर्दर्न पॉइंट जो है गुरेज और तंगदर ऐसे इलाकों में, वहाँ पर भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की उल्लंघन हो रही है। कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं आज एक हफ्ते बाद पहलगाम का कि कुछ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चल रहे हैं। हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि एनडीटीवी पर हम कभी भी ऑपरेशनल डिटेल्स, जगहों का नाम, कोई भी संख्या, कुछ भी डेटा नहीं रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लगातार ऑपरेशंस चलेंगे और जब तक पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है, ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन छेड़ दिया है और इधर आम लोगों ने एक अलग मोर्चा खोलते हुए आतंकी इरादों पर पानी फेर दिया है। अफरावत की जो चोटियां लगभग पूरे साल बर्फ से ढकी होती हैं, वहां मौसम और आतंकी साजिशों को नकारते हुए देश भर के लोग पहुंचे हैं। जरा सुनिए कर्नाटक से आए सैलानी क्या कह रहे हैं। We were already here when the attack happened, and 25 of our group people, they went back. But I would say for the whole country, our Jawans are giving their chest and standing in the borders. I think this is the least that we can do. We should, when we come, we should never go back. This is part of India. और अब जरा कर्नाटक से आए इस बुजुर्ग की बातें सुनिए। सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कश्मीर जाने से डरना क्यों? तो डरने से कुछ भी फायदा नहीं। सो जो होने वाला है वो ही रहता है। सो इसीलिए बहुत धीरज रख के हम इधर आया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और जो नेचर एंजॉय करने का इरादा है वो सभी विदाउट फियर आइए, एंजॉय करिए। कश्मीर की बर्फीली चोटियों के आगे आतंकियों की दहशत घुटने टेक चुकी है, तभी तो विदेशी सैलानी भी यहाँ आ रहे हैं, वो भी बिना डरे बिना रुके और पूरी तरह से आश्वस्त होकर। We heard a lot about the JU Kashmir, and we saw like we be here for 4 days already. I'm from Vietnam, and the people here really friendly and very nice. I'm very sad like the incident happened, but like the people here when I come here, I just feel like safe and nice sightseeing. Very good to be here. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लोग लगातार ये जता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के इरादों को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। एनडीटीवी की एक बड़ी टीम जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से लगातार रिपोर्टिंग कर रही है, जिसमें आपने देखा आम लोग एकजुट होकर आतंकी साजिश के खिलाफ डटे हुए हैं। इस बात का ऐलान है कि दहशतगर्द लाख कोशिश कर लें, भारत झुकेगा नहीं। तो देखा आपने, एक हफ्ता बीता है और एक हफ्ते के भीतर धीरे धीरे कर कश्मीर के लोगों ने मिलकर भारत के लोगों के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। पर्यटन और पर्यटक वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब बात राजनीति की कर लेते हैं, उस राजनीति की जिसमें मर्यादा गायब हो चुकी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें बिना सिर वाला एक तस्वीर बनाकर लिखा गायब। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्ट को पीएम मोदी का अपमान बताया और उस पोस्ट को सर तन से जुदा वाला एंगल दे दिया। बीजेपी कांग्रेस को लश्करे पाकिस्तान कह रही है और पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा रही है। और हाँ, पाकिस्तान इस पोस्टर को देखकर कैसे खुश हुआ, इसको जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये पोस्टर कांग्रेस की राजनीतिक विवेक का परिचय दे रहा है। कांग्रेस इस पोस्ट के जरिए ये कहना चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी के समय गायब हैं। लेकिन कांग्रेस के सिरफिरे विचार से बीजेपी को हमला बोलने का एक मौका मिल गया। प्रधानमंत्री देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं
हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? दिलचस्पी नहीं है क्या? पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है। वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है। वो इशारा करता है ऐसे, सर तन से जुदा भारतीयों का करेंगे। ये दो कौड़ी की जिनकी हैसियत नहीं है। लेकिन यह सिग्नल कहां पकड़ा जाना था? यह सिग्नल पकड़ा जाना था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, राहुल गांधी के एंटेना में। पकड़ लिया। नतीजा होता है कहा तो कांग्रेस ने अपने तरकीन पोस्टर से सोचा होगा कि इससे लोग यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। लेकिन कांग्रेस को याद नहीं रहा कि पहलगाम के आतंकी हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से ही गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और तुरंत श्रीनगर जाने के निर्देश दिए। अपनी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा बीच में ही रोककर भारत लौट आए और एयरपोर्ट पर ही बैठक की। 23 अप्रैल को ही कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोक दिया गया। 28 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 40 मिनट तक मिलना सरकार की गंभीरता को दिखाता है। वहीं 29 अप्रैल को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। एक तरफ बैठकें हो रही हैं, तो INS विक्रांत से लेकर भारत की सैनिक ताकत हरकत में आ गई। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन बाद ही जो कुछ कहा, उससे पाकिस्तान अंदर तक हिल गया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। फिर भी कांग्रेस ने सिरकटा पोस्टर दिखाना शुरू कर दिया, तो बीजेपी ने कांग्रेस के हमले को सर तन से जुदा वाला एंगल दे दिया है। कांग्रेस अब केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं देती है, जैसे 26/11 में दिया, पुलवामा में दिया, समझौता में दिया, अब पहलगाम में भी दिया। गनमैन बोला है, आतंकी बोलने से कतरा रहे हैं, हिंदुओं पर दोष डाला है। कांग्रेस केवल इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती नहीं करती, जैसे उनके नेताओं ने किया, विजय वड़त्तीवार ने, पर अब कांग्रेस और पाकिस्तान लगभग प्रधानमंत्री के विषय में एक ही राय रखते हैं, सर तन से जुदा वाली मानसिकता। अधिकांश देशों ने इसकी कड़ी निंदा भी की है, लेकिन पूरा विपक्ष है ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की थी और उसमें उन्होंने समर्थन भी किया था। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है, प्रधानमंत्री जी इसकी गंभीरता से नहीं लिए और चुनाव प्रचार करने बिहार चले गए। कांग्रेस को लगा होगा कि इस पोस्टर को देखकर देश के लोग खुश होंगे, लेकिन खुश हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने एक ट्वीट करके कांग्रेस से चुहल कर दी। नॉटी कांग्रेस। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान क्यों दिया होगा कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। अब कांग्रेस अपनी झेप मिटाने के लिए दलील दे रही है कि उसकी नाराजगी इस बात से है कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी क्यों मौजूद नहीं रहे। अगर हम आगे देखें तो उस दिन प्रधानमंत्री जी वहाँ उस मीटिंग में हाजिर नहीं थे। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं ऐसे मुद्दे पे, आप बार बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो क्या ऑल पार्टी मीटिंग में उनको नहीं होना चाहिए? जब वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं हुए तो स्वाभाविक तौर पर और लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणी उस पर करनी शुरू की कि प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग में हाजिर नहीं थे, उसको उन्होंने सवाल किए। अब इसके सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से
और इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए दूसरी पार्टियों पे, वो वाजिब नहीं है। उनके जो है प्रति असहिष्णुता करने से उनका जो देश के लिए जुनून और जज्बा है न कमज़ोर होगा और न जो है न हिलेगा। वो पूरी मजबूती के साथ, पूरे जुनून और जज्बे के साथ देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर कटा और गायब लिखा पोस्टर जब कांग्रेस पर तीखी आलोचना का सबब बनने लगा, तो कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ये अच्छी बात है, मुझे लगता है और भी विपक्ष के लोग चाहते हैं। इसमें एक तो क्या होगा, एक मत से हम लोग अपनी अपनी बातें कह पाएंगे। सरकार को भी अगर कुछ कहना होगा तो वो वहाँ कह सकती है, और वहाँ जब इस तरीके का सेशन होगा तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं होगा, पूरा भारत देश एक साथ खड़ा दिखेगा। अच्छा मैसेज जाएगा, चर्चा भी हो सकती है, हो सकता है आगे कैसे काम हो, क्या हो। विपक्ष के लोग भी अपनी अपनी कुछ न कुछ बातें सरकार को बता सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं और खड़गे जी जिस प्रकार से यहाँ आकर के सभा में बोल के गए हैं, वो सब चीज़ों का संज्ञान सरकार ले रही है। और अगर उन्होंने कोई पत्र लिखा भी है तो उस नाते से उस पत्र का जवाब, जो उचित जवाब होगा वो दिया जाएगा। और उस नाते से हम पूरी पहलगांव की घटना को लेकर के गंभीर हैं, और उस घटना के बाद जिस प्रकार का एक एक्शन लेने चाहिए वो सब हमने एक्शन लिए हैं। जब संकट राष्ट्र का हो, जब सवाल देश की सामूहिक एकता का हो और चेतना का हो, तो कैसे एक स्वर में बोला जाता है, इसे आप इन लोगों के बयान से समझ सकते हैं जो बीजेपी और मोदी सरकार के विरोधी हैं। लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो। मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो, इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की, और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। आप देखिए कि जिस पाकिस्तानी फवाद चौधरी ने कांग्रेस की ट्वीट पर खुशी जताई, वो ओवैसी के बयान पर बौखलाने लगते हैं। ओवैसी को लेकर फवाद ने ट्वीट किया कि एक और मौका परस्त मुल्ला। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।